वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड अफेयर क्लासेस। तो स्टूडेंट, हम आरबीएससी द्वारा दिए गए क्वेश्चन बैंक के एनालिसिस कर रहे हैं बेटा, और ये हमारा रिवीजन का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। तो देखिए, मैंने एमसीक्यूज तो सारे प्रीवियस वीडियोस में देख लिए हैं बेटा। अब हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर्स की। तो देखो, हिंदी और इंग्लिश बेटा मैं दोनों लैंग्वेज में इसको लेके चलूँगा। हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इंग्लिश में भी इसको सब्सटीट्यूट करूँगा, है ना। जैसे वो आपसे कह रहा है कि किसी सॉलिड में एक्स पार्टिकल्स हैं, तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, है ना, चतुष्फल की रिक्तियाँ कितनी होंगी। तो हम जानते हैं, कैसे निकालते हैं बेटा। टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर क्या होता है 2n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का क्या होता है n। तो टोटल हमारा कितना हो जाता है 3n। n क्या है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो तुम्हें दे रखी हैं x। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे कितने हो जाएंगे 2x। सिंपल। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आपसे कह रहा है कि 1m यूरिया एंड 1.2m ग्लूकोज में से किसका वेपर प्रेशर अधिक होगा बेटा, है ना। सॉरी। तो आप जानते हो कि यूरिया और ग्लूकोज दोनों ही बेटा, ना तो इनका सॉल्यूशन में डिसोसिएशन होगा, ना ही एसोसिएशन होगा। और वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू उसके मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, यानी बेटा नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो सिंपल सी बात है बेटा, ग्लूकोज हमारे पास, अगर आप ग्लूकोज में 1.2 मोलल सॉल्यूशन है, तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के ज़्यादा हैं, तो सिंपल सी बात है उसका वेपर प्रेशर भी अधिक होगा। नेक्स्ट आइए बेटा, कि फ्रैंकल व शॉटकी दोनों प्रकार के डिफेक्ट कौन सा क्रिस्टल शो करता है। तो आपको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, AGBR दोनों टाइप के डिफेक्ट शो करता है, शॉटकी एंड फ्रैंकल। तो मैं पता है, इसमें दोनों आयंस की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो कितनी होती है, 4:4। नेक्स्ट कह रहा है कि बेटा पॉलीमर्स का मोलर मास कैसे निकालते हैं पॉलीमर्स का। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप की होती हैं, लेकिन उनमें से जो हमारा पॉलीमर्स का मोलर मास है वो हम निकालते हैं बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा। अब आपसे पूछ सकता है कि जी प्रोटीन्स का मोलर मास तो किससे निकालेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। नेक्स्ट आइए, कि विशिष्ट चालकता यानी बेटा कप्पा, है ना, में तनुता वृद्धि से कमी या वृद्धि होगी। देखो ये क्या है, कि आजकल हम विशिष्ट चालकता को चालकता भी कह देते हैं ना बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब ध्यान से समझिए इसको, यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। देखो, एक तो होता है बेटा कंडक्टेंस, जिसे हम सी कहते हैं, और सी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस पे। ठीक है सर। और हमें पता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन की मात्रा यानी वियोजन की मात्रा x उसकी तनुता यानी डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये हमारा कौन सा रूल है बेटा, कौन सा लॉ है, ओस्टवाल्ड की तनुता का नियम, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो सिंपल सी बात है, अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे यानी तनुता बढ़ाओगे, तो वहाँ वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तो बेटा सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, और अगर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो सिंपली क्या होगा कि उसका कंडक्टेंस भी अधिक होगा। अब आइए बेटा कप्पा पे। तो देखो, कप्पा क्या होता है कि वो सॉल्यूशन के किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करती है बेटा, ये हमारा विलियन है। लेकिन हम कह रहे हैं कि इस पार्ट में ना, ये वाला जो पार्ट है, इसमें कितने आयंस प्रेजेंट हैं, ये शो करती है कप्पा। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसका डाइल्यूशन किया बेटा सॉल्यूशन का, यानी मैंने वॉल्यूम बढ़ाया। अब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है, वियोजन की मात्रा बढ़ेगी सॉल्यूशन में, यस। आयनों की संख्या बढ़ेगी, यस। बट बेटा देखो, इस वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में क्या होगा, आयनों की संख्या घटेगी। तो सिंपली याद रखना है कि सी तो हमारे डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बट कप्पा डाइल्यूशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आइए, एक आपको बेटा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकलवाना है सी का, और आपको पीएच दे रखा है 10। तो देखिए कैसे निकालते बेटा, मैंने ये एमसीक्यूज में भी बताया था क्वेश्चन, कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस के 0.0591 लॉग 1/h प्लस आइन। और h प्लस आइन बेटा आपको दे रखा है pH, तो pH दे रखा है 10, तो h प्लस आइन कैसे निकालेंगे,
H प्लस आयन इज इक्वल्स टू -10⁻⁻के pH। तो रख दीजिए वैल्यू बेटा, pH 10 दे रखा है, यानी H प्लस आयन इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 10⁻⁻के 10। इसे फॉर्मूले में रखिए और आप जानते हो C के लिए E0 कितना होता है बेटा 0। यस, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी E इज इक्वल टू 0.-0.0591 log 1/10⁻10 -10 बेटा है ना। इसे जब ऊपर लेके जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास log 10। तो E इज इक्वल टू माइनस के 0.0591 एंड log 10⁻10। इस 10 को आगे लेके आओगे तो बेटा हमारे पास जो पोटेंशियल आ जाएगा वो आ गया माइनस के 0.591, क्योंकि log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक आपको बेटा रिएक्शन दे रखी है जिसके लिए रेट कांस्टेंट दे रखा है। रेट कांस्टेंट के दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है और आपसे क्या पूछ रहा है उसकी ऑर्डर बताइए, कोटि बताइए बेटा। तो देखो कोटि के ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है, ट्रिक होती है बेटा कि N इज इक्वल टू मोल पर लीटर एंड 1 माइनस के N एंड सेकेंड इनवर्स। जब आप इससे कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये हमारे पास N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑर्डर कितनी आ जाएगी यहाँ 1। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट की जो मात्रक होता है बेटा वो कौन सा होता है सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट है ये एस्टर का जल अपघटन है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बेटा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, आप जानते हो क्यों होती है। मैं इसका एक एग्जांपल देख लेता हूँ बेटा है ना। तो देखो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एस्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जिसे हम स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। तो देखो एस्टर है हमारे पास इथाइल एसीटेट, और जब मैं बेटा इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो हमारे पास एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल मिलेगा। लेकिन जो रेट है रिएक्शन का वो केवल और केवल एस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसा क्यों है सर? क्योंकि बेटा वाटर लार्ज अमाउंट में होता है, तो उनकी कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज बहुत कम होता है, जिसे हम क्या मान लेते हैं नेग्लेक्ट। तो हमारी ऑर्डर कितनी आ गई 1 बेटा है ना, और मॉलिक्यूलरिटी कितनी है इस रिएक्शन की 2। इसलिए हम इसे नाम देते हैं स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी छद्म कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं। नेक्स्ट आइए बेटा कि भाई टेम्परेचर में अगर हम इंक्रीज करें तो भौतिक अधिशोषण है ना बेटा, यानी फिजिकल एड्जॉर्प्शन पर क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए आप एक स्टूल के ऊपर बैठे हो तो आपके और स्टूल के बीच में बेटा फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो रहा है। इस एग्जाम्पल को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ईजी है। अब अगर बेटा नीचे से स्टूल के टेम्परेचर दिया जाए तो फिर आप उससे उठ के भागोगे ना, मीन्स फिजिकल एड्जॉर्प्शन कम हो गया। तो याद रखना है टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट के साथ फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 रह गया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ पूछ रहा है वो आपसे, टी हाफ। तो देखो जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन क्या होती है कि K0 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा X/T, और टी हाफ वाली इक्वेशन क्या होती है कि टी हाफ फिजिकल टू होगा A0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर 2 इंटू K0, ये वाली इक्वेशन होगी बेटा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर बेटा 11 देखिए कि जल एंड ऑयल बेटा किस प्रकार का कोलाइडी सॉल्यूशन है। तो कितना अच्छा है, जल और ऑयल बेटा दोनों ही लिक्विड हैं, दोनों ही द्रव हैं। तो सिंपल सी बात है, ऐसे कोलाइड को हम नाम देते हैं इमल्सन। क्या नाम देते हैं बेटा इमल्सन। पायस जिनमें दोनों ही द्रव होते हैं, यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम, मीन्स डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे कि फिटकरी के कौन से आयन मटमैले पानी को साफ करते हैं ना बेटा, कि आपको पता है फिटकरी को हम प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में यूज करते हैं। तो पूछ रहा है कौन से आयन, तो बेटा एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पोटास-एलम यानी फिटकरी क्या होता है बेटा पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट होता है। तो वहाँ से एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, जो वाटर में नेगेटिव आयन्स प्रेजेंट हैं उनको बेटा क्या कर देते हैं प्रेसिपिटेट कर देते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे
कि अवक्षेप का सॉल्व बनाने की प्रक्षेपण विधि का नाम लिखिए। देखो बेटा, ये क्या कहना चाह रहा है आपसे कि हमने कोई पीपीटी बनाया है, उसे हम किस में कन्वर्ट करें, कोलॉइड में कन्वर्ट करें। इस मेथड को क्या नाम देते हैं? तो आपने एक मेथड पढ़ा होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे हम नाम देते हैं पेप्टाइजेशन। क्या नाम देते हैं बेटा? पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण। इसमें क्या होता है कि किसी ताज़ा बने अवक्षेप में कोई भी हम उचित इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। और ये प्रोसेस हमारा कौन सा कहलाता है? पेप्टाइजेशन। नेक्स्ट आइए बेटा, अमोनिया व फॉस्फीन से किसका बॉन्ड एंगल अधिक होगा? तो देखिए, यहाँ आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ और 100% तुम्हारा जब एग्ज़ाम होगा मैं उसकी एनालिसिस करूँगा उसी दिन, और 100% ये क्वेश्चन आएगा, देख लो। मैं कह रहा हूँ इस बात को। कैसे? जैसे बेटा हाइड्राइड है हमारे 15th ग्रुप के, अमोनिया हुआ, PH3 हुआ है ना, आर्सेनिक हुआ, आर्सेनिक हाइड्राइड हुआ, एंटीमनी हाइड्राइड हुआ, और लास्ट में हुआ बेटा बिस्मिथ हाइड्राइड। अब किसी भी ग्रुप के हाइड्राइड में जब हम अप टू डाउन चलते हैं तो क्या क्या होता है, समझना इसको, एक को समझ लो, बाकी सभी में लागू कर दो। जब हम अप टू डाउन जा रहे हैं तो बेटा एटम का साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है। और जब बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो सिंपल सा है बेटा, उस बॉन्ड को उतनी ही सिंपली ब्रेक किया जा सकता है, यानी वो उतनी ही जल्दी हाइड्रोजन को दे देगा। यानी उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। और रिड्यूसिंग कोई भी जितनी जल्दी हाइड्रोजन को दे देगा, इसका मतलब क्या है कि उसका एसिडिक करेक्टर यानी बेटा अम्लीय गुण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है, अप टू डाउन जाने पे। नेक्स्ट बेटा, आप जानते हो कि सेंट्रल एटम या नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक हैं, तो अप टू डाउन जाने पर क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो बॉन्ड एंगल बेटा क्या होगा? डिक्रीज होगा। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया यहीं से पूछा गया है। थर्मल स्टेबिलिटी है ना बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इनमें से अब बताओ बेटा, 5-6 प्रॉपर्टीज एक ही क्वेश्चन में हो गई तुम्हारी, क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा? और देखो ये 15 पे भी लागू है, 16 पे भी लागू है, और 17 ग्रुप पे भी लागू है। तो नेक्स्ट आइए, यहाँ से भूलना मत, वो तो उसने क्या पूछा है बेटा हमसे? बॉन्ड एंगल पूछा है। तो अमोनिया का ज़्यादा होगा या PH3 का? तो सिंपली अमोनिया का ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए कि भूरी वलय परीक्षण है ना बेटा, ब्राउन रिंग टेस्ट। कौन सा? ब्राउन रिंग टेस्ट किस आयन की जांच के लिए करते हैं ना बेटा? तो आपको पता होना चाहिए, नाइट्रेट आयन के लिए बेटा। क्या करते हैं कि जो भी सबस्टेंस दिया गया है उसमें थोड़ा सा FeSO4 मिलाते हैं, FeSO4 बेटा, और फिर टेस्ट ट्यूब के सहारे उसमें डाइल्यूट टेस्ट ट्यूब SO4 की 1-2 ड्रॉप डालते हैं। अगर हमें टेस्ट ट्यूब में ब्राउन रिंग मिल जाती है तो हम कह देते हैं कि उस कंपाउंड में नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आइए बेटा कि भाई कौन सी निष्क्रिय गैस यौगिक बनाती है, कंपाउंड बनाती है? तो सभी को पता है बेटा, जीनोन। आपने पढ़ा है कि जीनोन डाईफ्लोराइड, जीनोन टेट्राफ्लोराइड, जीनोन हेक्साफ्लोराइड है ना, और जीनोन ऑक्सीफ्लोराइड बेटा, XeO2F2, XeO2F2 है ना, ये सारे कंपाउंड आपने पढ़े हैं, XeO3। तो नेक्स्ट आइए बेटा, डी ब्लॉक के तत्वों में रंग बेटा है ना, कि भाई डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो कलरफुल होते हैं, क्यों? आप तो देखो बेटा, आपको पता है कि जो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होती है यानी जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जनरली वो कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं, ठीक है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं यानी बेटा अनुचुंबकीय होते हैं, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण वो कैसे होते हैं? कलर्ड। अगर यहीं कॉम्प्लेक्स की बात करता तो हम क्या कहते हैं उनमें बेटा? DD ट्रांजिशन के कारण। किसके कारण बेटा? DD ट्रांजिशन के कारण वो कलर शो करते हैं। नेक्स्ट आइए, लैंथेनॉइड संकुचन किस कारण से होता है बेटा? तो देखो सिंपल बेटा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? पहले तो कि जब हम 4F सीरीज में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होता है बेटा, है ना, एटम का साइज घटता जाता है।
ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि बेटा ये फर्स्ट सेल रही हमारी, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल, ये फिफ्थ सेल और ये सिक्स सेल। तो 6s2 में इलेक्ट्रॉन फिलअप होने के बाद फिर कहाँ आ रहे हैं बेटा, 4f में आ रहे हैं। कितने, 1 to 14। और आपको पता है कि 4f के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, शील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे, और शील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे तो वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर क्या करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज को कम करेंगे। बट लेंथेनॉइड्स में क्या होता है कि ये 4f के इलेक्ट्रॉन बेटा पुअर शील्डिंग शो करते हैं, पुअर शील्डिंग शो करते हैं, है ना। जिसके कारण क्या होता है कि नाभिक का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 6s के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाता है, और जो हमारा एटॉमिक साइज है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है, और इसे हम नाम देते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनॉइड संकुचन। नेक्स्ट आइए बेटा कि लेंथेनॉइड की सामान्य ऑक्सीजन अवस्था लिखिए। तो बिल्कुल बहुत ही इजी है बेटा, +3 होती है सभी लेंथेनॉइड की। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +3। और जहाँ तक कि एक्टिनॉइड की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +3। नेक्स्ट बेटा, ऑक्सीकारक किस प्रकार की है फ्लो की, ये बेटा क्वेश्चन नहीं, ये गलत है क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहा क्या है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे, फ्लोरोमेथिन व क्लोरोमेथिन में किसका डायपोल मोमेंट अधिक होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक फ्लोरोमेथिन और एक बेटा क्लोरोमेथिन। अब डायपोल मोमेंट पूछ रहा है तो आप जानते हो μ क्या होता है, Q/L। अब बेटा यहाँ आप समझ रहे होंगे Q यानी चार्ज तो F पे ज़्यादा होता है, यस बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेटा जो हमारी लेंथ है यानी L है वो किस में ज़्यादा होती है, CH3 एंड Cl में ज़्यादा होती है, जिसके कारण मेथिल क्लोराइड का नहीं, मेथिल क्लोराइड का बेटा, मेथिल फ्लोराइड का नहीं सॉरी, मेथिल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट मेथिल फ्लोराइड से अधिक होता है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए बेटा, गैस अवस्था में पाए जाने वाले हैं एल्केन बताइए। तो देखो मैंने आपको बताया हमेशा कि लोअर मेंबर्स, किसी भी सीरीज के लोअर मेंबर्स जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या एल्किल हैलाइड जो भी हैं, जितने भी कंपाउंड हम पढ़ते हैं, उनके लोअर मेंबर्स जनरली कैसे होते हैं बेटा, गैस होते हैं। जैसे वहाँ एल्केन की बात कर रहा है तो यहाँ CH4 गैस होगा, है ना, C2H6 भी गैस होगा, C3H7 भी गैस, C3H8 भी गैस होगा, तो ये गैस आ गया बेटा। नेक्स्ट आइए कि भाई क्लोरोमेथिन में वोल्टेज रिएक्शन। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है कि क्लोरोमेथिन CH3Cl, इसमें वोल्टेज रिएक्शन करा रहे हैं यानी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंसी ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है बेटा। तो यहाँ क्या होगा, हमें क्या मिलेगी, एथेन मिल जाएगी सिंपली। तो आपने वही पूछा है क्या बनेगा, तो एथेन बनेगी। नेक्स्ट है बेटा सीरे के किण्वन से, है ना। तो देखो फर्मेंटेशन कराते हैं हम सीरे का, तो वहाँ क्या मिलता है हमें, एल्कोहल मिलता है। पूछ रहा कौन सा, तो इथाइल एल्कोहल मिलता है बेटा, इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट आइए, मेथेनॉल व एथेनॉल में से कौन सा अधिक अम्लीय है, वाह अच्छा क्वेश्चन। देखो CH3 एंड बेटा OH और CH3 CH2 एंड OH। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है ना बेटा, हम ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। भाई वो हमसे कह रहा है एसिडिक, तो एसिडिक करेक्टर कब होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अच्छा, अब ये मेथिल क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को। अब बेटा ऑक्सीजन पे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतनी ही ताकत से हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा, यानी उसका एसिडिक ऑर्डर उतना ही कम होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो केवल मेथिल है, जबकि बेटा यहाँ तो दो दो ग्रुप में दो दो एथिल है ना। तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी ये बॉन्ड OH बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा, मीन्स इसका एसिडिक करेक्टर उतना ही कम होगा। तो मेथिल एल्कोहल का एसिडिक करेक्टर एथिल एल्कोहल से क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट आइए कि भाई फिनॉल को हवा में खुला छोड़ देने पर उसका कलर कैसा हो जाता है। तो आपको पता है, बिल्कुल अच्छी रिएक्शन है बेटा, कि फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता है इन द प्रेजेंसी ऑफ एयर, और वो क्या बनाता है, बेंजोक्विनोन बना लेता है, जिसके कारण उसका कलर पिंक हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा, पिंक कलर हो जाता है। नेक्स्ट आइए, ईथर को हाथ लगाने पर कैसा अनुभव होता है ना बेटा। जब आप ईथर है, जैसे पेट्रोलियम है,
को आप जैसे छुओगे तो आप कैसा महसूस करोगे, क्योंकि रिएक्शन बेटा एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक होती है तो हमें ईथर ठंडी महसूस होगी, ठंडा महसूस होगा, है ना। नेक्स्ट आइए, कैनिजारो रिएक्शन किस में होती है? तो कैनिजारो रिएक्शन बेटा अल्फा रहित एल्डिहाइड्स, यानी जिन एल्डिहाइड में अल्फा नहीं पाया जाता है वो कौन सी रिएक्शन देते हैं? कैनिजारो रिएक्शन। क्या होता है? जैसे फॉर्मल्डिहाइड है बेटा, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंसी ऑफ बेसिक मीडियम, और सेम कार्बन वाला एल्कोहल और सेम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, रोजनमुंड रिएक्शन है ना बेटा, रोजनमुंड रिएक्शन पूछ रहा है। देखो सिंपल है, हम क्या करते हैं, एसिड हैलाइड बेटा, एसिड हैलाइड का रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंसी ऑफ PdBaSO4 जाइलिन सॉल्यूशन में। तो बेटा यहाँ से हमें एल्डिहाइड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एल्डिहाइड। इसे नाम देते हैं हम रोजनमुंड रिएक्शन। नेक्स्ट आइए बेटा, HBZ रिएक्शन किस पदार्थ की अभिक्रिया है? तो सिंपल यार, कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है उनकी रिएक्शन हम हैलोजन के साथ करा देते हैं, हैलोजन के साथ कराते हैं। तो हैलोजिनेशन कहाँ होता है? अल्फा कार्बन पे, और हमें यहाँ से जैसे मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड मिल जाएगा, और इस रिएक्शन को मैं नाम दूंगा HBZ यानी हेल-वॉलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। नेक्स्ट बेटा, किसी एक 3 कार्बन वाले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखिए। 3 कार्बन वाले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो देखो ये हो गया हमारे पास 3 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना बेटा। तो इसके लिए हम ट्रिक क्या लेते हैं? अब देखो प्रोपेन, वैसे IUPAC नाम क्या हो गया इसका? प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। बट बेटा सामान्य नाम पूछ रहा है, तो सामान्य नाम पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे? देखो ट्रिक है, ओम साई जी आई, है ना। तो ओम साई जी आई। चलो, O4 ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो बेटा ऑक्जेलिक एसिड में तो हमारे पास एक भी नहीं होता है ना, दोनों कार्बोक्सिलिक एटम्स के बीच में कोई भी कार्बन नहीं होता। ठीक है, तो O4 0। लेकिन M4 बेटा इनमें कितना होगा? 1 होगा, और S में कितना होगा बेटा? 2 होगा, और G में कितना होगा? 3 होगा, और ऐसे A में कितना होगा बेटा? 4 होंगे। इन दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में कार्बन एटम यानी मेथाइल ग्रुप। तो देखो यहाँ बेटा 1 है, ओम साई जी आई, ध्यान रखना। O4 ऑक्जेलिक एसिड में एक भी नहीं है। M4 बेटा मैलाइक एसिड में एक है, जैसे तुम्हारे सामने, तो इसका नाम क्या है? मैलाइक एसिड। नेक्स्ट बेटा S में कितने होंगे? सक्सिनिक एसिड में कितने होंगे? 2। तो देखो सक्सिनिक एसिड का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सक्सिनिक एसिड में हमारे पास कितने हो जाएंगे बेटा? 2। ये सक्सिनिक एसिड हो गया। फिर था बेटा G फॉर ग्लूकोनिक एसिड। क्या था? ग्लूकोनिक एसिड। एक और बढ़ा दो, एक और कार्बन लगा दो इनके बीच में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? ग्लूकोनिक एसिड। और अगर ए बेटा लास्ट बचा, एक और यहाँ मिथाइलिन ग्रुप जोड़ दोगे, यानी CH2 का होल 4 एंड COH, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा एडिपिक एसिड। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक हो गई ओम साई जी आई। ध्यान रखना डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है। तो बेटा देखो ये मैंने 31 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, छोटी छोटी वीडियोज़ में लेके आ रहा हूँ। और अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो देखो इन्हें बेटा प्रमोट करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और आगे भी मैं ऐसे ही तुम्हारी हेल्प करता रहूँगा, चिंता ना करो। ये तुम्हारे रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है। थैंक यू बेटा।